अब हम बात करते हैं विटामिन B12 या कोबालामाइन डिफिशियंसी की। तो इसके कॉज क्या है? तो देखिए परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया में क्या होता है कि यहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से जब ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर ही आगे आके यहाँ पे इसका टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्प्शन कराता है क्योंकि इसी के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो परनीसियस एनीमिया में जब ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो ये नहीं एब्जॉर्ब होगा, इस वजह से हमको विटामिन B12 डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। पहला कॉज हुआ माल एब्जॉर्प्शन। तो माल एब्जॉर्प्शन हाँ कुछ भी हो सकता है कि यहाँ से B12 ना एब्जॉर्ब हो। और जैसे क्रॉन डिजीज, तो क्रॉन डिजीज में क्या होता है कि हम टर्मिनल इलियम को काट देते हैं, ठीक है, इसको कट करके निकाल देते हैं जिस वजह से हमको माल एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या पेनक्रियाटिक इंसफिशियंसी, पेनक्रियाटिक इंसफिशियंसी में भी हमको विटामिन B12 डिफिशियंसी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आर बाइंडर प्रोटीन में बंध के आता है, ठीक है, आर बाइंडर प्रोटीन में B12 बंध के आता है और पेनक्रियाज के जो ये पेनक्रियाटिक प्रोटीएज हैं यही इसको ब्रेक डाउन करते हैं। और अगर पेनक्रियाटिक इंसफिशियंसी हो गई तो ये आर बाइंडर इसको छोड़ेगा ही नहीं, और जब इसको छोड़ेगा ही नहीं, ये इसको हाँ रिलीज ही नहीं किया एक हिसाब से, तो फिर ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर कैसे बाइंड करेगा, और जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बाइंड करेगा तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। और गैस्ट्रेक्टोमी, तो गैस्ट्रेक्टोमी में इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं बनेगा इस वजह से। और इनसफिशिएंट इंटेक, और इनसफिशिएंट इंटेक की वजह से भी हमको विटामिन B12 डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। जैसे प्योर वेगनिज्म, ठीक है, तो प्योरली वेजिटेरियन जो है उनमें देखने को मिलता है क्योंकि इसका स्टोरेज देखिए हम बताएं 5 से 6 साल तक होता है। इस वजह से अगर कोई 1 साल के लिए भी वेजिटेरियन बन जाता है तो उसमें नहीं देखने को मिलेगी, जो लॉन्ग टर्म वेजिटेरियन होगा उसमें हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डाइफेलोबोथ्रियम लेटम जो है ये भी विटामिन B12 डिफिशियंसी कॉज करता है, इसी को हम बोलते हैं फिश टेपवर्म, ठीक है, ये हो गया। तो ये इसके कॉजेज हो गए हैं। अब देखिए हमको यहाँ पे सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, परेशानी। तो देखिए होमोसिस्टीन यहाँ पे भी बढ़ा रहेगा, देखिए यहाँ पे होमोसिस्टीन बढ़ा था और यहाँ पे भी बढ़ा रहेगा क्योंकि यहाँ पे B12 नहीं आएगा तो ये वाली रिएक्शन इधर नहीं जाएगी, इस वजह से होमोसिस्टीन बढ़ जाएगा, पहली चीज़। और उसके बाद इंक्रीज मिथाइल मेलेनिक एसिड, तो देखिए ये मिथाइल मेलेनिक एसिड जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है, मिथाइल मेलेनाइल को ए या मिथाइल मेलेनिक एसिड ये बढ़ जाएगा क्योंकि ये मिथाइल मेलेनाइल को ए म्यूटेज एंजाइम B12 डिपेंडेंट है, ये वर्क नहीं करेगा, इस वजह से ये बढ़ जाएगा, ठीक है, जबकि B9 में ये नहीं बढ़ रहा था, ये चीज़ हो गई। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम यहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम प्रेजेंट होंगे और रिवर्सिबल डिमेंशिया हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में। और सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन में देखिए जैसे स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक्ट या लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट या डोर्सल कॉलम डिसफंक्शन, ये सब हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन में। और इसकी वजह वही बताएगी कि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ B12 इन फैटी एसिड पाथवे एंड माइलिन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे यही चीज़ बताई गई कि जो फैटी एसिड सिंथेसिस पाथवे है ना इसमें B12 रोल प्ले करता है और माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में भी ये रोल प्ले करता है। क्यों? तो देखिए ये जो सक्सिनाइल को ए है ना, ये सक्सिनाइल को ए माइलिन शीथ का फॉर्मेशन भी करता है। तो देखिए जब ये इधर बनेगा ना तो सक्सिनाइल को ए माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगा, एक फ़ायदा ये हुआ। और अगर ये नहीं बन रहा है तो ये माइलिन शीथ नहीं बना, एक नुकसान, पहला नुकसान। और दूसरा ये और ये जो माइलिन शीथ पुरानी माइलिन शीथ है ना इसको भी डिजनरेट करेंगे, तो गरीबी में आटा गीला। पहले तो सक्सिनाइल कोई नहीं बनने दे रहे हैं जिसकी वजह से माइलिन शीथ बन ही नहीं रही है, और दूसरा फिर ये जो बचा खुचा था उसको भी ये दोनों मिलकर डिजनरेट कर दे रहे हैं, इस वजह से हमको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिलेगा। यही यहाँ इस लाइन में बताया गया है कि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ B12 इन फैटी एसिड पाथवे एंड माइलिन सिंथेसिस, उसकी वजह से ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। और फिर देखिए बताया गया कि फॉलेट सप्लीमेंटेशन इन विटामिन B12 डिफिशियंसी कैन करेक्ट द एनीमिया बट वर्सन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए हेमोसिस्टीन और ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया सिम्टम देखेंगे तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमको देखने को मिलेगा। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखिए फॉलेट डिफिशियंसी में भी देखने को मिल रहा है, B12 में भी देखने को मिल रहा है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मान लो B12 की डिफिशियंसी है और यहाँ पे इनको लगा कि फॉलेट की डिफिशियंसी है और लोग फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दे दिए। तब यहाँ पे क्या परेशानी है कि वही बताया गया कि यहाँ पे B12 की एक्चुअली डिफिशियंसी है लेकिन हम करेक्ट करने के लिए फॉलेट सप्लीमेंट दे दिए तो एनीमिया तो ठीक हो जाएगा। एनीमिया की जो हमारी प्रॉब्लम थी तो एनीमिया तो ठीक हो जाएगा कि ये जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया था ये ठीक हो जाएगा, लेकिन हमको जो विटामिन B12 के सिम्टम है ना यानी जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है ये और ज़्यादा वर्स दिखाई देंगे। क्यों वर्स दिखाई देंगे? क्योंकि विटामिन B12 देखिए यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत विटामिन B12 जो था वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, इस वजह से थोड़ा बहुत ये सक्सिनाइल कोए का फॉर्मेशन हो रहा है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है कुछ। लेकिन अगर हम इसी टाइम पे फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दे देंगे ना तो फॉलिक एसिड जब इधर से आएगा तो यहाँ पे ये वाला पाथवे और तेज हो जाएगा, और जब फॉलिक एसिड इधर से बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो फॉलिक एसिड चाहेगा कि इसके साथ ये विटामिन B12 भी काम करे, और जब विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ेगी तो ये फॉलिक एसिड इसको यहाँ से भी जो B12 यहाँ पे हल्का फुल्का काम करता है इसको भी खींच लेगा। तो देखिए ये वाला जो है ये पाथवे ये DNA मेचुरेशन वगैरह ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ से B12 फौरन जब यहाँ आएगा तो जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यही इस लाइन में बताया गया है, ठीक है, कि फॉलेट सप्लीमेंटेशन इन विटामिन B12 डिफिशियंसी कैन करेक्ट द एनीमिया बट वर्सेंस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई
इसके डायग्नोसिस की, कि हिस्टोरिकली डायग्नोस्ड विद द सीलिंग टेस्ट। तो सीलिंग टेस्ट एक हम करते हैं, उसके ज़रिए हम ये चेक करते हैं कि डाइट में क्या B12 प्रेजेंट है या नहीं, या माल एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम। बस ये चेक करने के लिए हम सीलिंग टेस्ट करते हैं। और सीलिंग टेस्ट में क्या करते हैं, रेडियो लेवल विटामिन B12 हम देते हैं, ठीक है, और रेडियो लेवल विटामिन B12 देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, बस। तो यही देखिए, सीलिंग टेस्ट के जरिए हम क्या करते हैं, टेस्ट दैट डिटरमाइंस इफ द कॉज इज डाइटरी इनसफिशिएंसी वर्सेस माल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है या डाइटरी इनसफिशिएंसी है, इसको चेक करने के लिए हम सीलिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी तो हम सारा CBC से ही फाइंड करेंगे कि क्या है, और होमोसिस्टीन और मिथाइल मिथाइल एसिड का लेवल देखेंगे, इससे पता चलेगा कि B12 डिफिशियंसी है। अब ये B12 डिफिशियंसी क्यों है, ये पता करने के लिए हम सीलिंग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके बाद देखिए बताया गया कि एनीमिया सेकेंडरी टू इनसफिशिएंट इनटेक में टेक सेवरल ईयर टू डेवलप ड्यू टू लीवर्स एबिलिटी टू स्टोर B12 वर्सेस फॉलेट डिफिशियंसी विच टेक वीक टू मंथ। तो देखिए यहाँ पे वही लाइन बताई गई जो हम बताएं कि एनीमिया सेकेंडरी टू इनसफिशिएंट इंटेक, कि इनसफिशिएंट इंटेक की वजह से अगर एनीमिया हो रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, सेवरल ईयर्स लेगा। तो देखिए 5 से 6 साल यहाँ तक स्टोर रहता है। तो आदमी अगर 2 साल के लिए नहीं कुछ खा रहा है, इनसफिशिएंट B12 इंटेक कर रहा है, तब भी इसको कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, B12 की कंडीशन में। लेकिन अगर फॉलेट नहीं ले रहा है ना, तो कुछ दिन बाद हमको फॉलेट के कमी के सिम्टम दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे, तो हमें यहाँ पे पता है कि फॉलेट सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए स्टोर होता है, ठीक है। वही यहाँ पे थ्योरी में फॉर्म पेश कर दिया गया कि देखिए कि फॉलेट डिफिशियंसी जो होता है ये वीक टू मंथ यानी 2 से 3 महीने तक ही होता है, ठीक है। तो वही वीक टू मंथ ये फॉलेट सिर्फ स्टोर हो सकता है, जबकि B12 जो होता है ये 5 से 6 साल तक स्टोर रहता है। तो इस तरीके से हमारा ये विटामिन B12 डिफिशियंसी कंप्लीट हुआ, क्यों विटामिन B12 डिफिशियंसी होती है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं ऑरेटिक एसिड यूरिया, ठीक है। ऑरेटिक एसिड यूरिया में क्या होता है